गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी स्टडी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग अभी करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं, जिसमें जो दिसंबर मंथ का मैगजीन है प्रतियोगिता दर्पण, उसको अभी हम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया है। और जब जनवरी की आएगी तो उसको भी हम लोग कवर करना स्टार्ट करेंगे। और उससे पहले तक हम लोग दिसंबर का पूरा कंप्लीट कर लेंगे, इसके बाद ही जनवरी का स्टार्ट करेंगे। तो पिछला पार्ट जो था उसमें आप लोगों ने राष्ट्रीय घटनाक्रम को पढ़ा था, जो कि हमारा पहला टॉपिक था। और उसमें ज़्यादातर चुनाव से रिलेटेड ही टॉपिक्स थे, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर में जो चुनाव हुआ था, जिसमें फर्स्ट टाइम अभी यूटी बनने के बाद जो चुनाव हुआ, इसके बाद झारखंड चुनाव, महाराष्ट्र चुनाव, तो ये सारा कुछ हमने कवर किया था पिछले क्लास में। और आप सबसे मैंने एक सवाल भी पूछा था कि राज्यपाल की नियुक्ति किनके द्वारा होती है, तो आप लोगों ने जवाब नहीं दिया। पापा ने जवाब दिया था, बाय प्रेसिडेंट। तो वेरी गुड पापा, सही जवाब था आपका। तो चलिए देखते हैं कि आज क्या पढ़ते हैं हम लोग, आज का टॉपिक क्या है। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है उसको भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, 25 मार्च 1971 के बाद बांग्लादेश से असम आए सभी प्रवासी अवैध, सर्वोच्च न्यायालय का फैसला। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया हुआ है। ऐसे भी सुप्रीम कोर्ट का जितना भी वर्डिक्ट आता है वो सारा ही आपको पता होना चाहिए, स्टडी करना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है आपके लिए, ठीक है। और इस तरह से देखेंगे तो ये हमारे पॉलिटी से रिलेटेड है, तो ऐसे भी ये महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे लिए। तो चलिए देखते हैं इसमें हम लोग क्या क्या स्टडी करते हैं। पहले तो मैं आपको ये मुद्दा समझा देती हूँ, क्योंकि ये टॉपिक जो है थोड़ा सा हौच पौच है, ठीक है। तो अगर आप इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं ना, तो ये टॉपिक आपके लिए आसान हो जाएगा। और आप लोग थोड़ा सा इसको ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, और समझिएगा। और अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले मामला क्या है, ठीक है। तो मामला ये है कि सिटीजनशिप एक्ट 1955 की धारा 6A को लेकर, ठीक है। तो पहले हम लोग समझते हैं कि धारा 6A क्या है, फिर समझेंगे इसके विवाद को, यानी कि धारा 6A को लेकर क्या विवाद हुआ उसको समझेंगे। और इसके बाद हम लोग समझेंगे याचिकाकर्ता, मतलब जिन्होंने केस किया, उनका क्या तर्क है, ठीक है, उन्होंने क्या तर्क दिया है 6A को लेकर। और लास्ट में हम लोग समझेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को, कि सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्णय आया है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि धारा 6A क्या है, ठीक है। सेक्शन 6A जो है वो क्या है, पहले हम लोग इसको समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एक मिनट, ये धारा 1 जनवरी 1966, देखिए यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ, 1 जनवरी 1966 से और 24 मार्च 1971 तक, ठीक है। 1 जनवरी 1966 से 24 मार्च, ये आप लोग समझ आएगा, मैं पूरा नहीं लिखूंगी, 24 मार्च 1971 तक, ठीक है। 1 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1971 तक बांग्लादेश से आए व्यक्ति को नागरिकता प्रदान करने की बात करता है, ठीक है। मैं फिर से इसको रिपीट कर रही हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा कि धारा 6A क्या है। तो ये आप बता सकते हैं कि ये धारा 1 जनवरी 1966 से और 24 मार्च 1971 तक बांग्लादेश से आए व्यक्ति को नागरिकता प्रदान करने की बात करता है, ठीक है। यहाँ पर बांग्लादेश से आए लोगों को नागरिकता क्यों प्रदान किया जा रहा है, इसकी पृष्ठभूमि को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। कि बांग्लादेश से आए लोगों को नागरिकता की क्यों आवश्यकता पड़ती है, उनको क्यों नागरिकता प्रदान किया जा रहा है, ठीक है। तो दरअसल जब भारत का विभाजन हुआ, जिससे पाकिस्तान का जन्म हुआ, तो आज जिसे हम लोग बांग्लादेश कहते हैं, तो वो पहले पाकिस्तान का भाग था, जिसे पूर्वी पाकिस्तान कहते थे, जिसको क्या कहते थे, पूर्वी पाकिस्तान कहते थे। आप सबको पता है कि आज जो बांग्लादेश है वो पहले क्या था, पूर्वी पाकिस्तान था, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। तो अब होता ये है कि पाकिस्तान पूर्वी पाकिस्तान के लोगों के साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार करता था। पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान के बीच के संघर्ष का प्रमुख कारण भाषा था, ठीक है। आप सबको ये चीज़ पता होना चाहिए कि पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान के बीच जो संघर्ष होता था, उसका जो प्रमुख रीज़न था वो क्या था, तो वो मेन रीज़न था भाषा। अब भाषा कैसे रीज़न था, तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं कि पश्चिमी पाकिस्तान वाले उर्दू बोलते थे और पूर्वी पाकिस्तान वाले बांग्ला बोलते थे, ठीक है। इसको मैं स्टोरी की तरह आप सबको बता रही हूँ ताकि आप लोग इसको अच्छे से समझ पाएँ। फिर भी अगर आप लोग को कोई डाउट हो तो बताइएगा, ठीक है। तो क्या हुआ ना कि पश्चिमी पाकिस्तान वाले उर्दू बोलते थे और पूर्वी पाकिस्तान वाले बांग्ला बोलते थे। अब पश्चिमी पाकिस्तान वाले चाहते थे कि वे लोग भी उर्दू बोले, ठीक है। पश्चिमी पाकिस्तान वाले चाहते थे कि पूर्वी पाकिस्तान वाले लोग भी उर्दू बोले, लेकिन पूर्वी पाकिस्तान वाले लोग जो थे
वो तो बांग्ला बोलते थे और उनका कहना था कि बांग्ला जो है उनका मातृभाषा है और इसको वे लोग छोड़ नहीं सकते, ठीक है। इसके लिए अत्याचार हुआ, संघर्ष हुआ, जिसकी वजह से पूर्वी पाकिस्तान पाकिस्तान से अलग होने की बात करने लगा और एक स्वतंत्र देश बनाने के लिए संघर्ष करने लगा, ठीक है। इस संघर्ष में भारत ने पूर्वी पाकिस्तान का साथ दिया और प्रताड़ित लोगों को अपना शरणार्थी बनाया, ये तो आप सबको भी पता है। और भारत ने पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए, जिसके परिणाम स्वरूप एक नए देश बांग्लादेश का उदय होता है, ठीक है। तो बांग्लादेश पहले पूर्वी पाकिस्तान था और आप सबको पता है कि इसमें भारत का कितना बड़ा योगदान है बांग्लादेश की आज़ादी में। हमारी आयरन लेडी उस टाइम में जो हमारी पीएम थी इंदिरा गांधी जी, उनका कितना बड़ा योगदान है इसमें, ठीक है। तो चलिए इसमें हम ज़्यादा बात नहीं करते, आगे देखते हैं। तो हमने क्या किया ना, हमने एक उदार दिल दिखाया, ठीक है। वैसे भी इंडियंस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा उदारवादी होते हैं, आप सबको पता है, किसी की भी हेल्प के लिए वहाँ पे एकदम से रेडी रहता है। तो हमने एक उदार दिल दिखाया और हमने सिटीजनशिप एक्ट 1955 में धारा 6A को जोड़ा, ठीक है। क्या किया, तो सिटीजनशिप एक्ट 1955 में धारा 6A को जोड़ा और बांग्लादेश से असम आए शरणार्थियों को नागरिकता दिया, ठीक है। इसलिए हमने 24 मार्च 1971 तक की तिथि को रखा कि 24 मार्च 1971 तक के आए व्यक्ति को नागरिकता देंगे, इसके बाद नहीं, क्योंकि अब हमने तुम्हें तुम्हारा देश बना के दे दिया है, तो अब क्या चाहिए। और आपको पता है कि 26 मार्च 1971 को ऑफिशियली बांग्लादेश आज़ाद हो गया था, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आप लोग को बन सकता है, बांग्लादेश की आज़ादी, तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, 26 मार्च 1971। तो इससे पहले यानी कि 24 मार्च 1971 से पहले उन लोग के बीच संघर्ष चल रहा था, संघर्ष चल रहा था, रहने का ठिकाना नहीं था, इसलिए हमने उन्हें संरक्षण दिया। अब जब 26 मार्च 1971 को उनको उनका देश मिल ही चुका है यानी कि बांग्लादेश, तो अब हम उनको नागरिकता क्यों दें, ठीक है। तो ये था धारा 6A। आई होप कि क्लियर हो गया होगा एकदम से आप लोगों को, और अगर नहीं थोड़ा भी डाउट होगा तो आप लोग ज़रूर से पूछिएगा, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं, आगे समझते हैं कि इस धारा को लेकर विवाद क्या है और क्या केस किया गया, ठीक है। क्या देखेंगे हम लोग, ये क्वेश्चन के रूप में भी आप लोग देख लीजिए कि धारा 6A को लेकर क्या विवाद था और क्या केस किया गया, ठीक है। इसको भी हम लोग समझेंगे, ओके। तो इसमें जो याचिका करता था यानी कि जिसने केस किया, उसका क्या तर्क था, ठीक है, उसका क्या मानना था, तो ये भी हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो इनका मानना था कि धारा 6 अवैध है। किस बेसिस पर अवैध है, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये तर्क दिया कि धारा 6 आर्टिकल 14 और आर्टिकल 29 का उल्लंघन करता है। और आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकल 14 और 29 जो है हमारा फंडामेंटल राइट है। आप सबको पता है आर्टिकल 14 में क्या है, चलिए मैं ही बता देती हूँ आप सबको। आर्टिकल 14 में है, ये दिया हुआ है कि कानून के सामने सभी लोग बराबर हैं, ठीक है। और आर्टिकल 29 में क्या दिया हुआ है, तो आर्टिकल 29 में ये दिया हुआ है कि कोई भी व्यक्ति जिसका अपना कोई भी नागरिक व्यक्ति, मैंने गलती से बोल दिया, कोई भी नागरिक जिसका अपना विशिष्ट भाषा, लिपि और संस्कृति है, उसे बनाए रखने का पूरा अधिकार है, ठीक है। और अगर आपने आर्टिकल 13 पढ़ा होगा तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि कोई भी कानून यदि फंडामेंटल राइट को उल्लंघन करता है तो उसे अवैध माना जाएगा। तो याचिकाकर्ता ने ये तर्क दिया कि धारा 6A केवल असम के लिए ही क्यों बनाया गया, इसलिए ये भेदभावपूर्ण है और ये आर्टिकल 14 का उल्लंघन करता है। एक तो ये तर्क था जिसको कि सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, ठीक है। ये हम आपको आगे बताएंगे किस बेसिस पे खारिज किया सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है। और दूसरा ये तर्क था कि बांग्लादेश से आए लोगों की वजह से असम के लोग अल्पसंख्यक हो गए हैं और उनकी संस्कृति प्रभावित हो रही है, इसलिए आर्टिकल 29 का उल्लंघन है। तो ये हो गया याचिका का तर्क, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धारा 6A वैध है, लेकिन 25 मार्च 1971 या उसके बाद आए प्रवासी अवैध हैं, ठीक है। यानी कि 25 मार्च 1971 से पहले जो भी प्रवासी आए हैं सिर्फ वही वैध हैं, उसके बाद जो भी लोग आएंगे वो अवैध है, जो कि पहले ही हम आपको डिटेल में बता चुके हैं, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट ने ना ही तो आर्टिकल 14 का उल्लंघन माना इसे और ना ही आर्टिकल 29 का उल्लंघन माना। क्यों? आर्टिकल 14 का उल्लंघन याचिकाकर्ता ने जो ये तर्क दिया था कि आर्टिकल 14 का उल्लंघन किस बेसिस पे करता है कि ये असम के लिए ही क्यों बनाया गया। अब एक बात बताइए कि जितने भी प्रवासी हैं वो जो है प्रवास होकर असम आ रहे हैं, तो असम के लिए ही ना ये बनाया जाएगा, और जगह के लिए नहीं। अगर वो किसी और क्षेत्र में आते, पूरे भारत में आते प्रवासी, तो पूरे भारत के लिए कोई कानून बनता। वो असम आ रहे हैं तो असम के लिए कानून बनाया गया, ठीक है। तो इसमें आर्टिकल 14 का उल्लंघन कहीं नहीं है, ठीक है। और आर्टिकल 29 को किस बेसिस पे उन्होंने बताया कि ये संस्कृति प्रभावित हो रही है, इसके लिए याचिकाकर्ता ने कोई भी सबूत नहीं दिया,
कोई भी सबूत सुप्रीम कोर्ट के सामने याचिकाकर्ता ने पेश नहीं किया। तो इस बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 29 को काट दिया कि आर्टिकल 29 जो है वो अवैध है। ठीक है, अब हम लोग आई होप कि ये जो कॉन्सेप्ट है पूरा क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग यहाँ पे स्टडी करते हैं कि आखिर यहाँ पे क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं कि आखिर यहाँ पे क्या दिया हुआ है। पहले तो ये हटा देते हैं। तो चलिए इसमें हम आगे पढ़ते हैं। और आपने पूरा ध्यान से सुना होगा, और आप लोग को अगर कहीं कोई भी प्रॉब्लम है तो मैं फिर से बता दूँ, आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है। ऐसे भी मैंने कहानी की तरह आपको सारा कुछ बता दिया है, तो एक बार में नहीं तो इसको 2 बार 3 बार सुन लें तो ये पूरी ना एक कहानी की तरह आपके माइंड में बैठ जाएगा। ठीक है, तो इससे कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो जाएगा और कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। इस तरह से करंट अफेयर्स पढ़ने से बहुत ज़्यादा ईजी भी रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे एक महत्वपूर्ण फैसले के तहत सर्वोच्च न्यायालय के 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 4-1 के बहुमत से 17 अक्टूबर 2024 को दिए गए एक फैसले में बांग्लादेश से असम आए प्रवासियों को भारत की नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान करने वाली नागरिकता अधिनियम की धारा 6A को वैध और संवैधानिक करार दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे कितने लोगों की बेंच बैठी थी, 1 मिनट। हाँ, तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग कितने लोगों की बेंच बैठी थी, तो 5 न्यायाधीशों की, सॉरी लोगों की नहीं, कितने जजों की बेंच बैठी थी, तो 5 जजों की बेंच बैठी थी। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। और बहुमत कितना से मिला था, तो 4-1 से। ठीक है, एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, जब भी जजों की बेंच बैठती है ना, तो हमेशा वो ओड डिजिट में होती है ताकि बहुमत मिल सके। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे 5 जजों की बेंच बैठी थी, तो 4-1 से यहाँ पे बहुमत मिला। ठीक है, और कौन से डेट में ये जो है ये वर्डिक्ट आया था, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 17 अक्टूबर। देख लीजिए, मैं इसको हाईलाइट कर दे रही हूँ। ठीक है, 17 अक्टूबर को। ठीक है, बाकी आप सबको ये जो मैंने लाइन पढ़ा ये समझ में आ ही गया होगा कि 6A को वैध और संवैधानिक करार दिया है, क्यों दिया है, ये सारा कुछ आप लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। यह धारा 1 जनवरी 1966 से 25 मार्च 1971 के बीच भारत में प्रवेश कर चुके तथा असम में रह रहे शरणार्थियों को धारा 6A में दी गई शर्तें पूरी करने पर भारतीय नागरिकता के रूप में पंजीकृत करने की अनुमति प्रदान करती है। ठीक है, तो ये डेट थोड़ा सा आपको ये डेट आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। 1 जनवरी 1966 से 25 मार्च 1971 के बीच। ठीक है, तो ये सारा कुछ। अब आगे देखते क्या है। इस स्थिति के पश्चात बांग्लादेश से असम आने वाले सभी प्रवासी अवैध माने जाएंगे। आप सबको पता है, क्योंकि 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश आज़ाद हो चुका था। अब तो उनके पास उनका है रहने के लिए ठिकाना, तो अब वो क्यों आएंगे यहाँ पे, मान लीजिए अगर आते हैं तो वो अवैध माने जाएंगे। ऐसे सभी प्रवासियों को वापस भेजने की प्रक्रिया में तेजी लाने का आदेश सर्वोच्च न्यायालय की सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति पीठ के 17 अक्टूबर के अपने फैसले में दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये डेट आप याद रख सकते हैं, आप पूछ सकता है आपसे, तो यहाँ पे 17 अक्टूबर। ठीक है, ये चीज़ आप याद रख सकते हैं। आगे देखते हैं। उल्लेखनीय है कि 1985 में राजीव गांधी के नेतृत्व वाले तत्कालीन सरकार तथा ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन के बीच हुए असम समझौते के पश्चात नागरिकता कानून 1955 में धारा 6A जोड़ने का संशोधन हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे एक असम समझौता हुआ था, उसको आप लोग याद रख सकते हैं। किसके बीच हुआ था, तो वो हुआ था ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन यानी AASU। हाँ, और उस टाइम में जो हमारे PM थे राजीव गांधी, उनके बीच हुआ था। कब हुआ था, तो 1985 में हुआ था। ठीक है, धारा 6A 1 जनवरी 1966 से 25 मार्च 1971 के बीच बांग्लादेश सहित कुछ विशिष्ट क्षेत्रों से असम में प्रवेश करने वालों को भारतीय नागरिक के रूप में खुद को पंजीकृत कराने की अनुमति प्रदान करती है। ठीक है, ये सारा कुछ तो आप समझ चुके हैं पहले ही। अपने फैसले में मुख्य न्यायाधीश ने कट ऑफ डेट 25 मार्च 1971 को तर्कसंगत बताते हुए लिखते हैं कि 26 मार्च 1971 से पाकिस्तानी सेना ने बंगाल राष्ट्रवादी आंदोलन को दबाने के लिए ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू किया था। ठीक है, 1 मिनट, चलिए आगे देखते हैं। इसलिए उस स्थिति से पहले भारत आए शरणार्थी पाकिस्तान के विभाजन के शिकार थे। ठीक है, क्योंकि उस टाइम में वही आप लोग को हम बता ही चुके हैं, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच लड़ाई, वो भाषा को लेके उन लोगों के बीच लड़ाइयाँ होती थी, संघर्ष चलता था। तो इस वजह से उस स्थिति से पहले भारत आए शरणार्थी पाकिस्तान के विभाजन के शिकार थे, जिनके प्रति भारत की नीति उदार थी। ऐसे भी आप सबको पता ही है कि हम लोग कितने ज़्यादा उदार हैं। इस स्थिति के बाद प्रवेश करने वालों को युद्ध के शरणार्थी माना गया।
ठीक है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2012 में इस कानून के विरुद्ध अनेक याचिकाएं दायर की गई थी। इस कानून की वजह से बांग्लादेश से आए अवैध शरणार्थियों ने असम की डेमोग्राफी को बदल दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने इन सारे आरोपों को खारिज करते हुए 17 अक्टूबर को अपना फैसला सुना दिया है। ठीक है, तो धारा 6A को लेकर कब फैसला सुनाया गया है, ये अगर आपसे डेट पूछा जाए तो यहाँ पे 17 अक्टूबर आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे 17 अक्टूबर आपको याद रखना है। और 2012 में इस कानून के विरुद्ध अनेक याचिकाएं दायर की गई थी। आप सबको हम पहले बता ही चुके हैं, जिसमें आर्टिकल 14 और 29 का उल्लंघन माना गया था। ये सारा कुछ इसमें तो बस इतना ही दिया हुआ है और हमने इससे ज़्यादा डिटेल में आपको सारा कुछ बता दिया है। ठीक है, तो जस्ट होप कि आपका ये जो टॉपिक है ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब हम देखते हैं कि हमारा जो अगला टॉपिक है, वैसे इसमें भी कुछ और है नहीं, इसमें कुछ और नहीं है। तो अब हम देखेंगे कि जो हमारा अगला टॉपिक है वो क्या है। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि 5 और भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा। ठीक है, तो यानी कि पहले से आप सबको पता है पहले से कितनी भाषाएं थी जिनको शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला हुआ था, तो मैं बता दूं पहले से 6 भाषाएं ऐसी थी जिनको शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला हुआ था, और अभी 5 और भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला। मतलब टोटल कितनी भाषाएं हो गई, तो 11। आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला हुआ, तो आप उसमें 11 बता सकते हैं, सॉरी 11 ही बताएंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग सबसे पहले तो ये समझेंगे कि शास्त्रीय भाषा क्या है। ठीक है, शास्त्रीय मतलब पता है आप सबको, वहाँ एक पैमाना आ जाता है, मतलब नियमबद्ध तरीके से आप उसको बोल सकते हैं। जैसे कि शास्त्रीय संगीत की बात की जाती है तो उसमें आप लोग देखेंगे कि ताल, उसका मात्रा, उसका राग, सब एकदम नियमबद्ध तरीके से। ठीक है, जैसे कि ढोलक, मान लीजिए ढोलक कोई भी बजा सकता है, और तबला, तो तबला क्या होता है, तबला क्लासिकल वादन और तबला को हम लोग बोलते हैं। ठीक है, उसमें उसका ताल, मात्रा, बहुत कुछ ऐसा होता है जो जिसमें उसको ध्यान रखना होता है। ठीक है, उसी तरह भाषा में भी क्लासिकल होता है। जिस तरह की संस्कृति, मान लीजिए आम भाषा तो सभी लोग समझ जाएंगे जो इजी है, लेकिन संस्कृति सब नहीं समझ सकता है। ठीक है, सॉरी, संस्कृत जो है, संस्कृत भाषा सब नहीं समझ सकता है। जैसे कि अभी के टाइम में आप लोग देखेंगे पंडित को, वो पंडित भी जो मंत्र पढ़ने आते हैं ना, जल्दी 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 पढ़ के निकल जाएंगे। अगर आप उनको बोलेंगे ना धीरे धीरे पढ़ने के लिए, तो उनसे भी नहीं होगा। तो ये होता है क्लासिकल कोई भी चीज़। जैसे मैं आप सबको बताऊं, क्लासिकल जो होता है ना, वो आम लोगों की समझ से बाहर होता है। ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ खास लोगों के समझ में आता है। जैसे कि मान लीजिए कहीं पे भीड़ है, ठीक है, वहाँ पे सिंगिंग चल रही है, और वहाँ पे कोई क्लासिकल सिंगर आ जाते हैं, जैसे कि पंडित जसराज, सिंगर, सॉरी गायक, यहाँ पे हम बोलेंगे गायक रामरूप झा, इस तरह के लोग वहाँ पे आ जाते हैं, जो कि क्लासिकल सिंगर है, वो आ जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे देखेंगे जो भी वहाँ पे श्रोतागण होंगे ना, उनको नींद आने लगेगी, क्योंकि क्लासिकल आम लोगों की समझ से एकदम बाहर है। हाँ, और उनके सिर के ऊपर से निकल जाएगा क्लासिकल सॉन्ग। और वहीं पे अभी ये क्या बोलते हैं उनको, यो हनी सिंह, सॉरी हमको तो उतना नाम भी नहीं पता ठीक से, यो हनी सिंह आ जाए तो आप देखेंगे सब झूमने लगते हैं। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं ना कि क्लासिकल जो होता है वो आम लोगों की समझ से बाहर होता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको थोड़ा सा बताया शास्त्रीय कोई भी चीज़, लैंग्वेज या फिर कोई भी चीज़ आखिर होता क्या, संगीत। अब मैं आप सबको एक और चीज़ बताती हूँ कि शास्त्रीय भाषा का चर्चा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मिलता है। ठीक है, इस चीज़ को भी आप लोग एकदम से माइंड में रखिएगा कि शास्त्रीय भाषा का चर्चा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मिलता है। ठीक है, हाँ, एक चीज़ और याद रखिएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऑफिशियल लैंग्वेज की चर्चा की गई है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सी लैंग्वेज की चर्चा की गई है, तो ऑफिशियल लैंग्वेज की चर्चा की गई है। उसका मैं आप सबको यहाँ पे बता दे रही हूँ। ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज यानी कि राजभाषा। ठीक है, यहाँ पे मैं आप सबको लिख दे रही हूँ कि कहाँ पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज की चर्चा की गई है। तो आप लोग यहाँ पे देखिए भाग 17 में, आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन में भाग 17 में। ठीक है, अनुसूची मैं आप सबको बता दे रही हूँ, या आप लोग समझ जाएगा शेड्यूल 8, और जो आर्टिकल है वो है 343 टू 351। ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भाग 17 आर्टिकल 343 टू 351, और जो शेड्यूल है वो 8 है, इसमें ऑफिशियल लैंग्वेज की चर्चा की गई है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। एक मिनट, इसको मैं यहाँ से हटा दे रही हूँ। ठीक है, तो चलिए आप लोग के लिए एक सवाल भी मैं, जैसे कल मैं एक सवाल पूछी थी, उसी तरह आज के लिए भी आप सबके लिए एक सवाल है, होमवर्क। ठीक है, वो ये है कि टोटल ऑफिशियल लैंग्वेज कितना है। ठीक है, ये आप सबको कल बताना है
कि टोटल ऑफिशियल लैंग्वेज, यहाँ मैं नहीं लिख पाऊँगी इसलिए मैं बता ही दे रही हूँ, टोटल ऑफिशियल लैंग्वेज कितना है। ठीक है, ये आप सबके लिए सवाल है कल के लिए, देखते हैं कौन जवाब देता है। ठीक है, हाँ, और एक चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा, इसको हम आगे स्टडी करेंगे अभी यहाँ पे क्या दिया हुआ है, लेकिन इससे पहले एक और चीज़ मतलब, तो कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है हमारा। जैसे कि हम लोग बचपन में पढ़ते थे राष्ट्रीय भाषा, हमारे स्कूल में भी हमें पढ़ाया जाता था राष्ट्रीय भाषा। ठीक है, तो हमारा कोई भी जो है ना राष्ट्रीय भाषा नहीं है, हमारा कोई भी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, तो सॉरी, नेशनल लैंग्वेज मतलब कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा बोलने में हौच पौच हो गया, सॉरी फॉर डैट। ठीक, आप लोग इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि हमारा कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। अब चलिए इसको हम देखते हैं कि आगे क्या है। ठीक है, देश में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त भाषाओं की संख्या अब 11 हो गई है। जैसा कि मैंने आपको बताया 6 भाषाएं पहले से थी, 5 को और इसमें जोड़ दिया गया, तो अभी टोटल हो गई कितना, 11। इस चीज़ को आप लोग को एकदम से याद रखना है। केंद्र सरकार ने देश की 5 अन्य पुरातन भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा अक्टूबर 2024 में प्रदान किया है। इनमें मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली शामिल है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। इनमें कौन कौन सी भाषाएं शामिल है जो अभी ये शामिल किया गया इसमें, तो इनमें मराठी, पाली, प्राकृति, असमिया व बंगाली। ठीक है, अब आगे देखते हैं इनमें। इन्हें शास्त्रीय भाषाओं की सूची में शामिल करने के प्रस्ताव को केंद्रीय मंत्रिमंडल की प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 3 अक्टूबर की बैठक में मंजूरी दी गई। इससे देश में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त भाषाओं की संख्या अब 11 हो गई है। ठीक है, आगे देखते हैं। शास्त्रीय भाषाओं के रूप में भाषाओं की एक नई श्रेणी बनाने का निर्णय सरकार ने अक्टूबर 2004 में किया था। तो आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा कि शास्त्रीय भाषाओं के रूप में भाषाओं की एक नई श्रेणी बनाने का निर्णय सरकार ने 2004 में किया था, तथा इसके लिए मानदंड भी निर्धारित किए थे। तदनुरूप तमिल 2004 में ही शास्त्रीय भाषा का दर्जा पाने वाली पहली भाषा थी। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग माइंड में रखिएगा कि पहली भाषा कौन सी थी जिसको कि शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला था, तो तमिल। कब मिला था, तो 2004 में, यहाँ पे दिया हुआ है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, बाद में संस्कृत को यह दर्जा 2005 में, तथा तेलुगु व कन्नड़ को 2008 में, और मलयालम को 2013 में व उड़िया को 2014 में यह दर्जा प्रदान किया गया था। ठीक है, तो ये टोटल हो गई 6। ओके, अब देखते हैं आगे। अब 10 वर्ष के पश्चात 5 भाषाओं को यह दर्जा प्रदान करने से देश में अब निम्नलिखित 11 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप लोग रख सकते हैं। सारा कुछ डेट वाइज यहाँ पे दिया हुआ है और बहुत अच्छा दिया हुआ है। ठीक है, तो तमिल को देखिए कब मिला था शास्त्रीय भाषा के रूप में, अधिसूचना की तिथि यहाँ पे दिया हुआ है। तो तमिल जो कि पहली भाषा है शास्त्रीय भाषा की दर्जा जिसको प्राप्त है, यहाँ पे आप देखिए 12 अक्टूबर 2004। संस्कृत के बारे में दिया हुआ है 25 नवंबर 2005। तेलुगु के बारे में 31 अक्टूबर 2008। कन्नड़ 31 अक्टूबर 2008। फिर मलयालम 8 अगस्त 2013 और उड़िया 1 मार्च 2014। ठीक है, तो इसका तो डेट अलग है, इसको तो आप याद रखेंगे, उतना मुश्किल नहीं है, 1-2 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। लेकिन इसके बाद जो है यहाँ आपका मराठी, पाली, प्राकृतिक, असमिया और बंगाली सबका डेट सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, मेनली आप ईयर याद रखेंगे कि किसको कौन सा ईयर में मिला, जैसे तमिल को 2004 में, तो इस तरह से। ठीक है, और इधर जो है मराठी, पाली, प्राकृतिक, असमिया, बंगाली, ये तो आप सबके लिए और ईजी हो जाएगा। 4 अक्टूबर 2024 सबका सेम ही है डेट, तो ये चीज़ है। ठीक है, आगे देखते हैं। शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त भाषाओं के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार की स्थापना सरकार द्वारा पूर्व वर्षों में की गई है, तथा विश्वविद्यालयों में पीठ की स्थापना भी करने की संस्कृति रहती है। इन भाषाओं के प्रचार के लिए केंद्र भी स्थापित किए गए हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है, हाँ, वही चीज़ जो मैंने आपको बताया अभी शास्त्रीय भाषा के बारे में। किसी भी भाषा को शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता देने के लिए उसकी उत्पत्ति प्राचीन होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन दिए हुए हैं। ठीक है, जो आमतौर पर कई सौ या हजार वर्ष पुरानी हो तथा जिसका एक स्थापित इतिहास हो। उस भाषा में सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण व उच्च मूल्य प्राप्त प्राचीन साहित्य का विशाल और समृद्ध भंडार होना चाहिए। भाषा का उस क्षेत्र की संस्कृति और परंपराओं पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा हो तथा वह भाषा किसी अन्य विद्यमान भाषा का व्युत्पन्न या आधुनिक रूप नहीं होनी चाहिए। इसकी एक अपनी स्वतंत्र और अद्वितीय संरचना
होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारा कुछ शास्त्रीय भाषा की दर्जा के लिए हम किसको शास्त्रीय भाषा बोलेंगे उसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस यहाँ पे दिए हुए हैं। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं, एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे। चलिए देखते हैं आगे क्या है। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा जेलों में जाति के आधार पर कैदियों में नाम का बंटवारा असंवैधानिक, सर्वोच्च न्यायालय का फैसला। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण एक ऐतिहासिक फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने जेलों में जाति के आधार पर कैदियों के बीच काम के बंटवारे को असंवैधानिक बताते हुए जेल मैनुअल्स में ऐसे भेदभाव वाले प्रावधानों को रद्द करने के निर्देश 3 अक्टूबर 2024 को दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति JB पारडीवाला व न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने अपने इस फैसले में कहा कि जाति के आधार पर भेदभाव और छुआछूत समाप्त हो चुके हैं। हाँ, ये समाप्त हो चुके हैं, लेकिन सिर्फ कागज में ही समाप्त हुए। आप सबको भी पता होगा ये चीज़ कि हमारे यहाँ छुआछूत और भेदभाव सिर्फ और सिर्फ पेपर्स में ही समाप्त हुए, व्यवहार में ये अभी भी लागू है। ठीक है, परंतु आश्चर्य की बात है कि जेल मैनुअल्स में अभी भी यह शामिल है, और ये कितनी दुख की बात है कि जेल मैनुअल्स में ये चीज़ें शामिल है। तो लोग तो व्यवहार में इसको लाएंगे। खैर आगे देखते हैं क्या। जेल में जाति के आधार पर कैदियों के बीच काम का बंटवारा करने पर चिंता व्यक्त करते हुए ऐसे नियमों को संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 17, 21, अच्छा यहाँ पे 2 बार 21 लिख दिया, 21वां 23 का उल्लंघन सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने बताया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ आर्टिकल्स हैं। अब आर्टिकल 14, 15, 17, 21वां 23 आप सबको पता है कि इन आर्टिकल्स में क्या दिया हुआ है। चलिए शॉर्टकट में मैं आप सबको बता देती हूँ। आर्टिकल 14 में क्या दिया हुआ है, आप सबको पता है कि कानून की नज़र में सब बराबर है। ठीक है, 15 में क्या दिया हुआ है, तो 15 में दिया हुआ है कि राज्य, धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश व जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, 17 में क्या दिया हुआ है, तो 17 में दिया हुआ है कि छुआछूत का अंत। इसके बाद 21, तो 21 में राइट टू लाइफ, आप सबको पता है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण दिया हुआ है 21 में। और इसके बाद अगर 23 की बात करते हैं तो 23 में दिया हुआ है मानव दुर्व्यापार एवं बलात्सर्म का निषेध। ठीक है, डिटेल में अगर आपको जानना हो तो बताइएगा, कभी सिर्फ इस टॉपिक पे वीडियोस आ जाएंगे डिटेल में। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ आप सबको हम बता देते हैं। ठीक है, हो सकता है कि इस टॉपिक से जो है वो एग्जाम में क्वेश्चन ना पूछे, लेकिन वो आर्टिकल से आपसे यहाँ पे जैसे देखिए 14, 15, 17, 21, 23, ठीक है, इन आर्टिकल्स की यहाँ पे चर्चा हुई है, तो हो सकता है एग्जाम में आपको इन आर्टिकल से क्वेश्चन पूछ दें। तो आपको लगेगा अरे ये तो ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, लेकिन वो ट्रेडिशनल क्वेश्चन नहीं रहता है। ठीक है, वो करंट अफेयर्स का ही क्वेश्चन रहता है, तो इसलिए आप इन चीज़ों को थोड़ा सा देख लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग आगे क्या। न्यायालय ने कहा कि हाशिए पर पड़े लोगों को सफाई करने व झाड़ू लगाने जैसे काम सौंपना व ऊंची जाति के कैदियों को खाना पकाने का काम सौंपना संविधान के अनुच्छेद 15 का उल्लंघन है। ये तो बिल्कुल है। आगे देखते हैं, कैदियों के बीच इस तरह का भेदभाव नहीं हो सकता। जाति के आधार पर काम के बंटवारे को भेदभावपूर्ण व असंवैधानिक बताते हुए जाति के आधार पर कैदियों के वर्गीकरण पर भी रोक लगाने को शीर्ष अदालत ने कहा है। ऐसा होना ही नहीं चाहिए। यहाँ पे ये मामला तो अदालत तक पहुँचनी ही नहीं चाहिए। ठीक है, अगर वाकई में पेपर्स को फॉलो किया जाता तो, लेकिन हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ होता नहीं है। आगे देखते हैं, राज्यों के जेल मैनुअल्स के जाति आधारित प्रावधानों को रद्द करते हुए सभी राज्यों को फैसले के अनुरूप 3 माह के बदलाव के निर्देश शीर्ष अदालत ने दिए हैं। अपने इस फैसले में सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने जेलों में विचाराधीन या दोषी कैदियों के रजिस्टर में जाति कॉलम व जाति का कोई भी संदर्भ ना रखने को भी कहा है। ठीक है, तो चलिए ये टॉपिक यहाँ पे समाप्त होता है। इसमें आप थोड़ा सा आर्टिकल वगैरह को देख लीजिएगा, ऐसा कुछ खास इसमें है नहीं। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं क्या। तो यहाँ पे ये हमारा अगला टॉपिक है, एक मिनट, सर्वोच्च न्यायालय के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक फैसलों के सारांश को पढ़ने व समझने के लिए एक नया वेब पेज जारी। अच्छा, एक नया वेब पेज जारी हुआ है। चलिए देखते हैं ये क्या है वेब पेज और क्या है इसमें। सर्वोच्च न्यायालय के अनेक फैसले देश भर में सामान्य जीवन के विभिन्न क्षेत्रों पर प्रभाव डालने वाले होते हैं, किंतु जटिल कानूनी भाषाओं और फैसलों की लंबाई के चलते आम नागरिकों के शीर्ष अदालत के फैसलों को समझने में मुश्किल होती है, जिससे महत्वपूर्ण फैसलों के बारे में गलत धारणा भी बन सकती है। इस कठिनाई के समाधान के लिए ही एक नए वेब पेज की शुरुआत सर्वोच्च न्यायालय ने की है, जिस पर शीर्ष अदालत के ऐतिहासिक फैसलों का सारांश पढ़ा जा सकेगा और सामान्य नागरिक उन्हें आसानी से समझ सकेंगे। लैंडमार्क जजमेंट समरीज नामक इस वेब पेज का उद्देश्य नागरिकों को जानकार बनाना, कानून के प्रति जागरूकता बढ़ाना
और कानून के प्रति लोगों का जुड़ाव बढ़ाना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग इसको याद कर लें, लैंडमार्क जजमेंट समरीज इस वेब पेज का नाम है। एक मिनट, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा। ठीक है, लैंडमार्क जजमेंट समरीज इस वेब पेज का जो नाम है वो है, एक मिनट, लैंडमार्क जजमेंट समरीज। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। तो आगे सर्वोच्च न्यायालय की ओर से जारी बयान के अनुसार नए वेब पेज से शीर्ष अदालत के महत्वपूर्ण फैसले देश भर में सामान्य लोग आसानी से समझ सकेंगे। ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। और इस वेब पेज पर महत्वपूर्ण फैसलों का आसान एवं स्पष्ट भाषा में सटीक सारांश उपलब्ध कराया जाएगा। तो ये बहुत अच्छा है आम नागरिकों के लिए। ठीक है, और वेब पेज का नाम आप लोग इसमें याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। जनजातीय बहुल गांवों में जनजातीय क्षेत्रों और समुदायों के समग्र एवं सतत विकास को सुनिश्चित करने के लिए धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2024 को गांधी जयंती के अवसर पर झारखंड के हजारीबाग से की। ठीक है, तो इसमें आप सबको ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान क्या है? तो आप लोग को याद रखना है कि ऐसा क्षेत्र जहाँ पे जनजाति की संख्या जो है अत्यधिक पाया जाता है, तो उनके समग्र एवं सतत विकास के लिए जो है यह अभियान चलाया गया है। ठीक है, जिसमें 2 अक्टूबर 2024 को गांधी जयंती के अवसर पर नरेंद्र मोदी द्वारा झारखंड के हजारीबाग से इसकी शुरुआत हुई। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे कुछ टॉपिक जो दिया हुआ है, इसमें सारा कुछ जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जिलों के नाम, ब्लॉक वगैरह दिया हुआ है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट होगा ना आपके लिए वो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि जगह का नाम पूछ सकता है कि कौन सी जगह से शुरुआत हुआ था, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा कि झारखंड के हजारीबाग से शुरुआत हुआ था। ठीक है, और यहाँ पे जैसे आप लोग देख सकते हो अभियान 30 राज्यों के शासित क्षेत्रों के 549 जिलों व 11 ब्लॉकों में फैले 5 करोड़ से अधिक जनजातीय लोगों को लाभान्वित करते हुए, इसमें सारा कुछ दिया हुआ है। ठीक है, ये सब एग्जाम के दृष्टिकोण से नहीं है उतना इम्पोर्टेंस, एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा इसको। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। तो इसमें जो हमारा अगला टॉपिक है वो देखते हैं क्या है। वो है महाराष्ट्र में देसी गाय को राज्य माता गौ माता का दर्जा। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें क्या है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनावों से लगभग 1 माह पूर्व ही राज्य की शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी व भाजपा की गठबंधन सरकार ने देसी गाय को राजमाता गौ माता घोषित किया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, राज्य की शिवसेना, शिंदे समूह और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, ये वाला कांग्रेस पार्टी आप लोग मत समझिएगा, यहाँ पे दिया हुआ है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। ठीक है, अजीत पवार गुट, इसको ध्यान में रखिएगा। और भाजपा की गठबंधन सरकार ने देसी गाय को राजमाता गौ माता घोषित किया है। ठीक है, इस बारे में शासनादेश 30 सितंबर 2024 को जारी किया गया। और यहाँ पे कुछ दिए हुए, राज्य में नए विधानसभा चुनाव 20 नवंबर 2024 को कराने की घोषणा चुनाव आयोग ने बाद में 15 अक्टूबर को की है। अच्छा, इसी के साथ गौशालाओं में पलने वाली गायों के लिए 50 रुपये प्रति गाय अनुदान देने का निर्णय भी राज्य मंत्रिमंडल ने किया। गाय को राज्य माता घोषित करने वाला महाराष्ट्र पहला राज्य। तो यहाँ पे आपसे एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि कौन सा राज्य है जिसने गाय को राजमाता घोषित किया है। ठीक है, तो महाराष्ट्र आप लोग ध्यान में रखिएगा। और इतना ही नहीं, महाराष्ट्र पहला राज्य है जिसने गाय को राजमाता घोषित किया है। ठीक है, तो इसके साथ ही, इस टॉपिक के साथ ही हमारा जो है राष्ट्रीय घटनाक्रम ये समाप्त हुआ। नेक्स्ट टॉपिक में जो हमारा चलेगा, यानी कि नेक्स्ट क्लास में जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।